गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। गोपाल सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। और गोपाल सर ठीक हैं? जी सर। अच्छा सर, हम लोग आज बात करने वाले हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस पे। थोड़ा सा धैर्य बना के सुनते रहिएगा। तो मैं सोच रहा हूँ आज इसे इंडिकेटर भी बता दूं और इस टॉपिक को, इसके क्वेश्चंस थोड़े बहुत 2 4 5 10 करा दूं और फिर मैं आपको इसकी क्वेश्चन भेज देता हूं और बाकी आगे टॉपिक कंटिन्यू करूंगा। फेज रूल, इसी से जुड़ा फेज इक्विलिब्रियम। तो जरा हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के बारे में, क्योंकि ये सब बेस बीएससी से जुड़े हुए टॉपिक होते हैं और जो ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में लोग पढ़ाते रहते हैं उनके ये। अच्छा सर, गोपाल सर कल आपने पूछा था ओसानोविच के अंदर जो है वो एम्फोटेरिक करेक्टर। तो सर एम्फोटेरिक की बात जो है वो सर लक्स फ्लड ने की थी। एम्फोटेरिक की बात सर लक्स फ्लड ने की थी। हेलो जी सर। जी सर। जी सर। लक्स, हाँ लक्स फ्लड ने सर एम्फोटेरिक की बात की थी, ओसानोविच ने नहीं की थी। इन्होंने केवल बता दिया था, एक लाइन बोले थे ये बस मात्र, कि जो जो आपस में कंपाउंड एसिड बेस रिएक्शन करेंगे वो मतलब एसिड और बेस से कर सकता है, बेस एसिड से कर सकता है, ये बात बोली थी। लेकिन उन्होंने एम्फोटेरिक की बात कोई विशेष नहीं बोली ओसानोविच ने। वो लक्स फ्लड बोल ठीक है के सर। गए थे, लक्स फ्लड बोले जी थे सर। जी। तो यहाँ पर सर मैं बात कर रहा हूँ इस समय हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की। ये क्वेश्चन भी आता है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस। बलप्रीत मैडम। जी सर। कुछ पढ़ा लिखा? कल टेस्ट की डेट बताऊंगा आपको, कल टेस्ट की डेट बताऊंगा। आप लोग इम्प्रूव जैसे कर रहे हैं थोड़ा इम्प्रूव करिए। और मेरा उद्देश्य निगेटिव मार्किंग का मात्र इतना है, इसको बिल्कुल आप अदरवाइज ना लें, मात्र इतना है कि आप गलत क्वेश्चन ना करें बस। सही है मतलब सर, नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। एटलीस्ट हमें गलती होती है तो फिर याद रहता हाँ है याद यहाँ पर रहता है। गलती हुई। अदरवाइज आप मालूम क्या करेंगे, 100 के 100, 50 के 50 सब लगाएंगे, नहीं 2 4 तुक्के भी सही होंगे उसमें। उसमें जो हाँ जी। तुक्के सही होंगे ना, उससे नंबरिंग तो बढ़ेगी, नंबरिंग तो बढ़ेगी, लेकिन एक्चुअलिटी नहीं आ जाएगी, मतलब असलियत नहीं सामने आएगी। ये चीज इसीलिए लिख रहा हूँ, बाकी और कोई मेरा उद्देश्य नहीं। और क्या होता है कि जब आप बड़े टेस्ट पे रहेंगे, देखिए क्या होता है, टेस्ट को छोड़ना, टेस्ट में नंबर कमाना एक्सेप्टेबल है, लेकिन टेस्ट छोड़ना एक्सेप्टेबल नहीं है। वहां एक्सक्यूज नहीं बनता है कोई। उसका कारण सिर्फ ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं अपने आप को शीशे में देख लूँ। जैसे मैं अगर आपसे 3 चैप्टर का टेस्ट लूंगा, आप एकदम से हाई फाई आ जाएंगे नंबर, इजी है, क्योंकि वो माइंड सेटअप है आपका कि 3 चैप्टर ही आने, इससे बड़ा क्वेश्चन है नहीं इसके अंदर। आपका माइंड वहां पर है। जितना चैप्टर में बढ़ाता चला जाऊंगा उतना ही माइंड के अंदर डाइवर्जन पैदा होगा कि ये कौन से टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। थोड़ी देर में जब और चैप्टर बढ़ जाएंगे तो फिर एक डाइवर्जन और आएगा कि ऐसा तो नहीं इक्विलिब्रियम का है, अरे ऐसा तो नहीं यार थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ा हुआ होगा, कंसेप्ट मिलना शुरू होंगे वहां पर। तो फिर और भी टेस्ट होगा माइंड का कि हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। क्यों गोपाल सर, सही बोल रहा हूँ? तो ये हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, ये सर सुनिए ध्यान से। पहले मैं सॉफ्ट बेस की बात करता हूँ, फिर सॉफ्ट बेस बता दूं और हार्ड बेस बता दूं, फिर सॉफ्ट एसिड बता दूं और हार्ड एसिड बता दूं। तो सबसे अंदर इसके अंदर ए हेडिंग डाल लेता हूँ, वरना हार्ड सॉफ्ट करते करते जुबान भी लड़खड़ा जाएगी। सबसे पहले मैं सॉफ्ट लुइस बेस बताता हूँ। सॉफ्ट सॉफ्ट पहले सॉफ्ट ले लेता हूँ, हार्ड नहीं लूंगा। सॉफ्ट लुइस बेस, लुइस बेस। देखिए सर, इन्होंने जो बोला था वो सेंटेंस क्या था, वो ये था, सॉफ्ट लुइस बेस वो कंपाउंड होते हैं जो मतलब एटम्स डोनेट जिस समय कर रहे हैं तो उनके अंदर पोलराइजिंग इजीली पोलराइज हो जाए और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम हो। फिर सुनिएगा, लुइस बेस, सॉफ्ट लुइस बेस वो होते हैं जो एटम्स को डोनेट करके इजीली पोलराइज हो जाएं, किसी भी एटम को डोनेट करके इजीली पोलराइज हो जाएं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम होनी चाहिए। जैसे Cl नहीं आ सकता है, Cl नहीं आ सकता है,
आई आ सकता है, आई आ सकता है, एफ नहीं आ सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा है। जैसे कि सल्फर आ सकता है, ऑक्सीजन वाला हिस्सा हार्ड में चला जाएगा। ऐसे करके मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं अपनी सिंपल वर्ड्स में लिख सकता हूं कि क्या होंगे ये डोनर ऑफ एटम्स, ठीक, एंड इजिली पोलराइज्ड। एक साफ शब्द, दो शब्द मैंने लिखे, ज्यादा लिखा ही नहीं, ठीक है। और एक बात जो मैंने बोली, विद लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एक बात ये मैंने बोली। अब आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा लेकिन कंपेयर कर दूं दूसरे से पहले से। यहां लिख देता हूं हार्ड लुईस बेस। अब इसका उल्टा रहना चाहिए। उल्टा का मतलब है कि ये वो कंपाउंड होंगे जो एटम्स को डोनेट तो करेंगे लेकिन पोलराइजेबिलिटी इनकी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर इनकी कैसी हो जाएगी सर? इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कैसी हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, मतलब हाई हो जाएगी। कम हो तो यहाँ जाएगा। हाई हो ये हाई, ये लो है ना, वो हाई हो जाएगी। तो यहाँ लिख देता हूँ डोनर ऑफ, क्योंकि पूरी लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं बनेगा इससे। डोनर ऑफ एटम्स विद इजिली की जगह लो पोलराइज्ड, लेस पोलराइज्ड लिखो, लो नहीं आएगा, लेस पोलराइज्ड लिख देता हूं सर मैं यहाँ पर। और विद के साथ में यहाँ बढ़ा देता हूं विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको सर रटने भी पड़ सकते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। उसका कारण है कि ये बहुत सारे होते हैं एग्जाम्पल, कहीं मान लो नहीं आ पाया जो हमने बताया तो उसका थोड़े से एग्जाम्पल एक्स्ट्रा मैं लिखूंगा तो याद भी आपको रह जाए। अब एक होते हैं इनमें, अगर एक लाइन में ये बोलूं कि जितने भी हैलाइड आयन हैं, अगर मैं ये लाइन आपके सामने रखूं, हैलाइड आयन का मतलब हो गया एफ हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया। तो इनकी जो सॉफ्टनेस है, अब आप अपने अंदाज से बताइए, इसी को पढ़ के बताइए, ये दो लाइनें पढ़ लीजिए एक बार। इनकी जो सॉफ्टनेस है वो किधर बढ़ेगी? फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ या आयोडीन से फ्लोरीन की तरफ? इन दो लाइनों को पढ़ के समझाइए। फ्लोरीन से क्लोरीन से आयोडीन की आयोडीन की तरफ तरफ है। हाँ बिल्कुल, because क्या that बढ़ेगी? is more electronegative, तो सॉफ्टनेस। polarizability low होगी, तो हाँ बिल्कुल। फिर बढ़ेगा। तो यानी कि मैं नीचे लिख देता हूँ, बस यही मैं बताना चाह रहा था कि अगर कंसेप्ट से आप पहचान पाएंगे तो इजी रहेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, कौन सा ऑर्डर है? सॉफ्टनेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यही ना? इंक्रीजिंग जी सर। ऑर्डर ऑफ सॉफ्टनेस, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं आपको ये पूछूं कि ये बताओ कि फ्लोरीन हार्ड बेस हो गया, सॉफ्ट बेस होगा, तो क्या लिखूं इसके लिए फ्लोरीन के लिए? और आयोडीन सॉफ्ट होगा या क्या लिखूं? हार्ड होगा फ्लोरीन एंड हम्म, आयोडीन सॉफ्ट होगा। आयोडीन सॉफ्ट बेस होगा। इतनी बात आपको समझ में आई? जी सर। चलिए ठीक है। अब हम एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल में हम लोग ये लिख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हम लोग यूज करेंगे। सर माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए तो थोड़ा सा मेहरबानी होगी। ये मैं यहाँ लिख दूं, जगह बना लूं पहले जरा। यहाँ लिख देता हूँ सर फ्लोरीन नेगेटिव, ये लिख देता हूँ हार्ड बेस, यहाँ लिख देता हूँ आयोडीन नेगेटिव, सॉफ्ट बेस, ठीक। अब बना देता हूँ टेबल, यहाँ पर इजी रहेगा आपके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि इस तरीके से कलेक्शन रहेगा। जी, हार्ड सॉफ्ट बॉर्डर लाइन भी डाल देता हूँ बीच में। तो यहाँ पर हार्ड डाल देता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ
हार्ड इतने में, यहाँ डाल देता हूँ बॉर्डर लाइन, बीच में सॉफ्ट डाल देता हूँ। चलिए इसमें लिख देता हूँ सर, इसमें लिख देता हूँ हार्ड बेस, हार्ड बेस, इसमें लिख देता हूँ सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट बेस, और इसमें लिख देता हूँ बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन जो इनके बीच में होंगे। हार्ड बेस में पहले मैं हार्ड बेस की बात कर लूँ, जैसे कौन कौन से आते हैं हार्ड बेस में। सबसे पहले तो आ जाएगा आपका H2O आ जाएगा, बोलते जाइएगा, एक आध अगर घटना बढ़ना हो तो बढ़ा लीजिएगा, H2O है ना। उसके बाद चले आते हैं OH नेगेटिव पे आ जाते हैं, फिर फ्लोरीन पे आ जाते हैं। इस तरीके से फिर हम लोग यहाँ क्लोरीन भी इसी के साथ ही लिख दें, ये क्लोरीन लिख दिया मैंने। इसके बाद और भी है इसी का, लो आप एसीटेट आयन ले लो, एसीटेट आयन ले लो, फॉस्फेट ले लो, फॉस्फेट ले लो आप, 3 लगा देना इसके ऊपर नेगेटिव। अब जैसे 8 वाले सब एक साथ लिखना तो याद रहेंगे, जैसे एसीटेट, फॉस्फेट, सल्फेट ले लो आप, सल्फेट तो 3 सीरीज हो गई आपको। कार्बोनेट ले लो आप, मतलब 8 वर्ड याद रखोगे तो 4 5 6 तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। नाइट्रेट याद कर लेना, नाइट्रेट याद कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ आप एल्कोहल वाली सीरीज पे और एमीन वाली सीरीज पे। जैसे एक ये सीरीज पूरी याद रखना आप, एक ही, जैसे एसीटेट, फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, याद रहेगा, इजी रहेगा, इसीलिए कलेक्शन में मैंने एक साइड साथ ली है। अब आप, हाँ एक आपने और बोला था भी, वो भी आ जाएगा, क्या बोला था, किसी ने बोला था अभी, बोलिए। परक्लोरेट। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसे भी यहीं जोड़े दे रहा हूँ। तो ये 3 नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर ClO4 नेगेटिव, तो 8 वाले सब इकट्ठे हो गए। अब 8 वाला खतरा नहीं करेगा आपके लिए। इसके बाद एल्कोहल वाली सीरीज में चलना शुरू कर दीजिएगा, जैसे ROH ले लीजिएगा। अब इसी का दूसरा RO निगेटिव भी हो सकता है, जैसे OH और H2O वाली कंडीशन थी, बिल्कुल उसी में चल रही है। अब ऐसे ही इसी का ईथर भी हो सकता है, R2O भी हो सकता है। अब आप दूसरी सीरीज उठा लेना अमोनिया वाली, मतलब सीरीज में तोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको मैं ध्यान रख पा पाऊँ, और कोई बात नहीं। बाकी तो अगर आपको याद पहले से है तो फिर उसके लिए तो कोई दवा है ही नहीं। RNH2, अब इनमें वही कर देता हूँ। इसके बाद वही RNH2 हो गया, और R3N नहीं, उतना अच्छा नहीं करेगा काम, R3N उतना अच्छा नहीं करेगा जितना अच्छा करना चाहिए, लेकिन R3NH की पॉसिबिलिटी बन रही, होता है, कम होता है। क्या करूं, लिख दूं, चेक कर लूंगा एक बार चेक कर लूंगा इसे। और इसके बाद एक और बचेगा N2H4, ये सब इसी से मिलते जुलते हैं, इसी के डेरिवेटिव हैं। इनको ध्यान रखिएगा, इनको एक सीरीज में लगाइए, इनको एक सीरीज में लगाइए, इनको एक सीरीज में लगाइए, इनको एक सीरीज में लगाइए। इसके अलावा भी आपको अगर कुछ पता हो तो उस हिसाब से आप नीचे एडजस्ट कर लेना। अब इसके बाद यहाँ पर चलिए, यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर थोड़ी हरकत ये होगी कि जैसे कि मान लो बेंजीन है, एसिड इथाइलिन है, इन वाले अलग कर लेना। तो यहाँ सल्फाइड वाले पहले लिख रहा हूँ, एक तो R2S ले लेता हूँ, इसके बाद इसी को R, मतलब एक R हटा के H लगाता हूँ मैं, तो RSH बना दूंगा, है ना। इसी तरीके से अब H भी हटा दे रहा हूँ, तो RS नेगेटिव बना दूंगा। उसके बाद सल्फर के ही कंपाउंड रखिएगा अभी, तो R जैसे SCN हो गया, तो SCN पे R नेगेटिव लगा सकता हूँ, RSCN रहा होगा ये। इसी तरीके से जैसे यहाँ हमने F और Cl यूज कर लिया, तो यहाँ पर मैं I यूज कर लूंगा। जब मैं I यूज कर लूंगा तो फिर Br के चांस इसमें चले जाएंगे। मैंने FCl इधर डाला, I इधर डाला, तो Br यहाँ डालूंगा मैं। इसके बाद अब यहाँ पर ये सल्फेट आयन यहाँ पर आया हुआ है, तो यहाँ पर मैं सल्फाइट आयन यूज करूंगा, तो सल्फाइट में भी थायोसल्फाइट यूज करता हूँ, तो H2O माइनस 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 हो जाएगा, H2O3 माइनस माइनस। अब यहाँ पर सर जैसे मैंने यहाँ पर R3N लिया था, कहाँ गया ये, ऐसे मैं R3P ले सकता हूँ, यहाँ पर R3P ले सकता हूँ, वहाँ N था, यहाँ P कर दिया मैंने। अब ऐसे ही मैंने R3P लिया तो आर्सेनिक का कंपाउंड भी पॉसिबल हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर जो है वो क्या हो जाएगी, डाउन पड़ जाएगी। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो R3P था, N यहाँ यूज कर लिया, तो AS में यहाँ यूज कर लेता हूँ, और बिल्कुल उसी से कंपेयर कर रहा हूँ, तो जिससे कि याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। यहाँ CN नेगेटिव लूंगा, तो इसी के जुड़े हुए कंपाउंड अगली लाइन में लिखे दे रहा हूँ, अगली लाइन में यहाँ लिख रहा हूँ R लिया मैंने, RNC ले लो आप, इसी का उल्टा CN ले लो, मतलब CN नेगेटिव का मतलब RCN भी पॉसिबल हो सकता है। यहाँ CO ले लो आप, और फिर इन वाले ले लो, तो इथाइलिन ले लेना और बेंजीन ले लेना। तो थोड़ा सा आपको एक एहसास रहेगा, और एक हाइड्राइड भी रहता है,
तो हाइड्राइड को ऊपर ही लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर। तो एक एहसास आपको रहे कि हार्ड वाले चाहे याद हो जाएं या ये याद हो जाएं, एक सीरीज याद कर लो, दूसरी आप आइडिया बना लोगे। ये मिडिल वाले एलिमेंट में एक तो एनिलीन आ जाता है, एनिलीन आ जाता है, और एक आपका फिनाइल मतलब एमीन का कोई कंपाउंड, इसी के डेरिवेटिव आप बना सकते हो, C6H5N, मतलब पायरेडीन भी ले सकते हो। तो इसका आप एनिलीन ले लो, पायरेडीन भी डाल दो, C5H5 है ना, C5H5N, C5H5N भी आप डाल सकते हो इसमें। N3 एजाइड आयन भी डाल सकते हो, N3 नेगेटिव, एक ही नेगेटिव रहता है, एजाइड डाल सकते हो। अब यहाँ मैंने नाइट्रेट यूज कर लिया तो नाइट्राइट यहाँ मैं यूज कर दूंगा। यहाँ मैंने सल्फेट यूज कर दिया, कहाँ गया ये, तो यहाँ सल्फाइड डाल दूंगा, और थायोसल्फेट इधर डाल रखा है मैंने। इसके बाद एक और बचा मुझे जो याद है, वो ब्रोमाइड मैंने लिख दिया। सर इतने मेरी नॉलेज में है, और इतने मेरी नॉलेज में है। इसके बाद अगर आपको लगे तो प्लीज़ इसमें ऐड कर सकते हो, घटाने में तो मुझे कोई लगता नहीं घटेगा, हाँ ऐड हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये मैंने हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस और बॉर्डर लाइन, इनमें से जो अधिकतर मुझे नोटिस इंपॉर्टेंट में आते हैं, जो नोटिस करता हूँ इंपॉर्टेंट में, उनकी मैं जरा और टिक कर देता हूँ। एक तो OH पे मैं सर्किल बना रहा हूँ, एक FCl Br, तीनों पे बनाऊंगा। ये सीरीज बहुत अधिकतर टच में रहती है, कौन क्या है इनकी बात करूंगा। इसके बाद जो मैंने देखा है, एक अमोनिया को देखा गया है, एक अमोनिया को देखा गया है, एक एसीटेट आयन को देखा गया, इसमें मैंने 3 देखे हैं, मतलब इनको ज़्यादा देखा है। इसके अंदर ब्रोमाइड ही केवल देखा है मैंने ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप ब्रोमाइड के साथ में एक ये एजाइड आयन और लगा लीजिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ आयोडाइड खूब देखा गया है, आयोडाइड खूब देखा गया है, थायोसल्फाइड के एग्जाम्पल में खूब देखा गया है, और लास्ट के ये 2 को ऑब्जर्व, ये मुझे लगे, मैंने लगाया। बाकी आप याद करने के लिए, केमिस्ट्री भाई साहब बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये जरूरत है कि इनको आपको याद रहने चाहिए। इसके बाद आ जाती है बात, जो हम लोग बात कर रहे थे हार्ड एसिड, और अभी तक हम लोग बात कर रहे थे बेस की। देखिए ये मैंने बेस लिखे हुए हैं, अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे हार्ड एसिड की बात कर लेता हूँ, सॉफ्ट एसिड की बात कर लेता हूँ। तो कोई कुछ जानकारी अगर है तो बोलिए एक लाइन, हमें भी थोड़ा मुंह को आराम मिल जाएगा, मुंह को आराम मिल जाएगा जी। हार्ड हेडिंग बना मैं, जो आसानी से पोलराइज हो जाए सर, मेटल आयन, जी कैटायन। जैसे एक मिनट सर, मैं हेडिंग बना दूं, थोड़ा मेरे मुंह को आराम मिल जाएगा। हार्ड एसिड्स हो गया, हार्ड एसिड्स, इधर मैं लिख देता हूं सॉफ्ट एसिड्स। इनके टेबल नीचे बना लूंगा, थोड़ी सी 2 लाइनें आप बोल देंगे तो मैं लिख दूंगा, बोले। इनकी खास बात बोलिएगा सर जी, हम बोल रहे थे, बोलिए सर। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि जो आसानी से कैटायंस जो होते हैं पोलराइज हो जाते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के, है ना। और जो हैवियर मेटल्स है जिस पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो हार्ड एसिड्स में आते हैं। और आपके ट्रांजिशन वाले एलिमेंट्स जो हैवियर है जिनका लो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो आते हैं सॉफ्ट एसिड में आते हैं। सेकंड ट्रांजिशन, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज हो गया, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हो गया इनके। और सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला है। और ऐसे भी तो बोल सकते हैं, स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज, जी स्मॉल साइज होता है, हाईली पॉजिटिविटी होती है, हाई पोलराइजिंग पावर होती है। जी 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 ठीक है। डी ऑर्बिटल भी तो बोल वही दीजिए है सर, जो आसानी से पोलराइज हो जाता है ना, वो सारे सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट तो वही है जो पोलराइज हो जाएंगे आसानी से, और जो डिफिकल्टी से होते हैं वो हार्ड कहलाते हैं। जी जी जी, तभी तो हार्ड वर्ड नहीं आया है ना, हार्ड नहीं, अगर पोलराइज हो रहा है तो हार्ड होगा, पोलराइज होगा वो सॉफ्ट होता है, पोलराइज होगा तो सॉफ्ट होगा, जो आसानी से पोलराइज हो जाता है वो सॉफ्ट कहलाता है। हार्ड मतलब हार्ड। पावर। वर्मा जी बहुत देर हो गई यार, कल से भी आवाज नहीं सुनी आपकी मैंने। यूजुअली पोलराइज सॉफ्ट होता है। चलिए ठीक है सर। अब जो हार्ड एसिड होंगे वो स्मॉलर साइज होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और हाई पोलराइजिंग पावर। अगर ये कह सकते हैं कि चार्ज ज्यादा होगा, या फिर बैकेंड ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। इजिली पोलराइज नहीं होते सर, हार्ड वाले इजिली पोलराइज नहीं होते हैं सर, हार्ड वाले इजिली पोलराइज स्मॉल साइज होगा और चार्ज ज्यादा होता है। ठीक है सर, हाई पोलराइजिंग पावर मैंने बोला है।
हाँ हाँ ठीक है, सॉरी सर। सर अगर दोनों पोलराइज पोलराइज नहीं हो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए सर एक बार माइक ऑफ करिए, मैं लिखूँ पहले, लिखूँ अब हो जाएगा। सही बोल रहे हैं आप लोग, बस राजेश सर सही बोल रहे थे, वो बस वही यहाँ पर लिख दूँ मैं। लुइस, जितने भी लुइस, पहले यहाँ एसिड की बात कर रहा हूँ, हार्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर, ऐसे पॉइंट वाइज लिखूंगा तो सही रहेगा। नंबर 1 एक तो ये है कि नो डी ऑर्बिटल, डी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पार्शली फिल्ड, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर डी ऑर्बिटल जो होंगे वो डी इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्या लिखूं पहले, तो ये लिखता हूँ डी इलेक्ट्रॉन्स नॉट प्रेजेंट, या तो डी ऑर्बिटल ही ना हो या तो डी ऑर्बिटल ना हो, है ना। अगर है तो ऐसी कंडीशन में हो कि वैकेंट होनी चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करे या वैकेंट होनी चाहिए, मतलब ये सिंपल सा आगे मैं ना लिख के आपको बोले दे रहा हूँ। दूसरी बात ये भी है कि स्मॉल साइज होना चाहिए, तो यहाँ स्मॉल साइज लिख देता हूँ। वर्मा जी, ओम भगवान, वर्मा जी देखें स्मॉल साइज, आपकी बातें लिख रहा हूं मैं, ठीक है सबकी, और जहां आपको लगे कि और बढ़ाइए घटाइए तो बढ़ाऊंगा। नॉट इजिली पोलराइज्ड, नॉट इजिली पोलराइजेबल लिख दो या पोलराइजेबल, सही लिखा वर्मा जी, गलत तो नहीं है? अब बताइए, अब लिख दिया इसलिए, ठीक है। और उसके बाद ये जितने भी होंगे लाइट मेटल आयंस होंगे, लाइट मेटल आयंस होंगे, ये भी लिख दे रहा हूँ, मेटल आयंस होंगे, मतलब ये खास बातें इनमें होंगी। पांचवी बात ये है कि ये हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मैंने सर पॉइंट, अब इसमें कुछ बढ़ाना है बोलिए, बढ़ाता हूँ मैं नीचे। सर क्या इसमें नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी होता है क्या? किसमें? इसी हार्ड वाले में? हाँ, नोबल गैस कन्फिग्रेशन भी ये फॉलो कर जाते हैं, जैसे Na+ है, K+ है, ये नोबल गैस, ठीक है। डी इलेक्ट्रॉन नॉट प्रेजेंट, इसका मतलब क्या है सर? सर अभी बता रहा हूँ, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, इसे आप स्यूडो नोबल गैस बोल सकते हैं, कॉन्फिगरेशन जो वो बोल रही थी लड़की, ठीक। देखिए सर मैं यहाँ बोलना चाह रहा हूँ कि डी ऑर्बिटल्स या तो नहीं होगी, एक बात, और अगर होगी तो हो सकता है वैकेंट पड़ी हो, मतलब वैकेंट हो। जैसे अभी एग्जांपल दूंगा तो उस समय बोलूंगा कुछ इस पे, तो और भी क्लियर हो जाएगा। सॉफ्ट की मैं बात कर लूँ सर, सॉफ्ट में जरा पहले लिख दूं, पॉइंट वाइज बता दीजिए, इसमें भी बोलिए, इसी का उल्टा चलना शुरू कर दूं। यहाँ पर पहला पॉइंट मैंने लिखा है डी इलेक्ट्रॉन आर नॉट प्रेजेंट, तो यहाँ लिख देता हूँ नियरली, यहाँ पार्शली और फुल्ली दोनों की कंडीशन हो सकती है, पार्शली और फुल्ली कंडीशन भी हो सकती है यहाँ पर, तो यहाँ लिख देता हूँ डी ऑर्बिटल फुल्ली, है ना, फुल्ली और पार्शली फिल्ड, फिल्ड वाली कंडीशन। दूसरी साइज कैसा होगा सर इनका? साइज किसी से कंपेयर, लार्ज होगा सर, लार्ज साइज होगा। इसमें ये रहेगा कि इसमें तीसरा पॉइंट क्या लिखूं? तीसरा पॉइंट इजीली पोलराइज, इजीली, यहाँ नॉट लगाया, यहाँ इजीली लिख देता हूँ, इजीली पोलर, इन्हीं से मिलाते चलिए, बोलते चलिए, पोलराइजेबल। ये लाइट मेटल आयन लिखे हुए हैं, तो ये फिर हैवी मेटल आयन लिख देता हूँ, है ना, हैवी मेटल आयन लिख दूं, हैवी मेटल आयन, सर हैवी मेटल आयन कौन से होंगे? हैवी मेटल आयन का मतलब जैसे कि आपने लिया है मेटल्स में आ गया, कॉपर आ गया, है ना, सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, मरकरी आ गया, मरकरी, कैडमियम, कैडमियम, लेड, ओ सॉरी लेड बोलो, पैलेडियम, है ना। उसके बाद ये फोर्थ ले लीजिए। इसमें एक बात और रह गई है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन को ये इसमें ऐसी कोई कंडीशन मुझे नहीं लगती कि आएगी, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी जो है वो क्या हो जाएगी, कुछ बताइए, इससे मिलता जुलता कुछ कंपाउंड बोल दीजिए, कोई तरीका कुछ बोलिए। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, लो पॉजिटिविटी कर दो सर, लो पॉजिटिविटी, हाँ ठीक है, लो पॉजिटिव तो ये भी है, लो पॉजिटिविटी या लो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, लो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए
ये सर बात आई। अब इनके एक एक एग्जाम्पल करके फिर बात कर लें। और जो सर ये जो बात आई, ये बात भी मैं अभी आपसे कर रहा हूँ। मैं पहले टेबल बना के एक एग्जाम्पल दूँ तो कुछ फार्मूला बनेगा, उसी तरीके जैसे पीछे बनाई थी वही, अरे वही बना लिया। गोपाल सर आपकी तरफ बारिश हो रही नहीं? हाँ सर हो रही है। इस समय तो माहौल बना हुआ है, 15 अगस्त तक रहेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। आज तो नहीं हुई है लगभग है। सर दो कंसेप्ट होते हैं सर। जी बताइए सर, बताइए। सर एक तो होता है पोलराइजिंग पावर, एक होती है पोलराइजेबिलिटी। ठीक। अगर जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी लो होती है, और जिसकी पोलराइजेबिलिटी हाई होती है उसकी पोलराइजिंग पावर लो होती है। यहाँ पर किसको मेंशन कर रहे हैं सर? हम इस बात को यहाँ मेंशन कर रहे हैं। अच्छा ये आपका मन, ये इस पॉइंट पे लिखा, इस पॉइंट पे लगा हुआ है, इस पॉइंट पे लगा। जी सर। वैसे हार्ड एसिड है ना सर ये? हाँ ठीक है सर। तो हाई पोलराइजिंग पावर होंगी इनकी, और पोलराइजेबिलिटी जो होगी वो लो होगी। सर इन केस ऑफ हम कटायन देखते हैं तो उसकी पोलराइजिंग पावर देखते हैं सर, ना कि पोलराइजेबिलिटी। मतलब जब भी कोई कटायन जो किसी नेगेटिव एनायन के पास जाता है तो नेगेटिव आयन को पोलराइज कर लेता है, पोलराइज खींच लेता है। ठीक। तो पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर इसकी जो कटायन की वो कैपेसिटी होगी वो पोलराइजिंग पावर है, उसने कितना उसको खींचा है। ठीक है, सही बोल रहे हैं आप, बताइए। इससे जो कटायन का शेप जो सॉरी एनायन का जो शेप होता है इलेप्टिकल हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसका डिस्टर्ब हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जी हाँ सर जी। हाँ तो इसमें आप इजीली पोलराइजेबल। तो मैं आपके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ड अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इसे इम्प्रूव करूं तो आप क्या इजी समझ रहे हैं इसे? हाई पोलराइजिंग पावर। हाई पोलराइजिंग पावर तो सर मतलब जैसे नॉट इजीली पोलराइज तो हाई, ठीक। तो बात तो फिर चलो खैर आपके अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूँ। मैं तो इसी को ऐसे ही लिखता हूँ, लेकिन अगर आप उसे वैसे याद कर पा सकते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाई पोलराइजिंग पावर लिखे दे रहा हूँ, एक ही बात। ठीक है ना सर? अब तो सेटिस्फाइड हैं? हाई पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग बर्डिंग का थोड़ा आपके मन में चल रहा है, पोलराइजिंग पावर। अब मैं आपको इसी बात पर एक छोटी सी बात बताऊंगा। चलिए वर्मा जी। बायस्ड कौन होता है सर? नहीं, अरे बर्डिंग का बहुत मीनिंग है मैडम, बर्डिंग का बहुत मीनिंग है भाई। केमिस्ट्री है ये, हिस्ट्री बदल देती है लोगों की। वर्डिंग ही तो कंफ्यूजन कर देती है क्वेश्चंस में। वर्डिंग तो वही तो क्वेश्चन अभी मैं अभी आपको ऐसी जो आप बोल रहे हैं ना, ऐसी कंफ्यूजन एक और है। यहाँ लो लिख दूं ना फिर? लो पोलराइजिंग पावर। अब सर अब क्या कहते हैं गोपाल सर, एक बार आप ऑस्मोसिस की डेफिनेशन सुनाइए सर। टेस्ट ये मत समझना अनुसार कुछ टेस्ट ले रहे हैं, डेफिनेशन सुनाइए लो पोलराइजिंग पावर। टॉपिक ज्यादा ना खींचिएगा, मतलब उलझेंगे नहीं हम उलझेंगे नहीं। हम सिर्फ आपसे 2 मिनट के लिए बर्डिंग की बात कर रहा हूँ कि बर्डिंग कितना हम लोगों को डिस्टर्ब करती है। जी अब बताइए सर, ऑस्मोसिस की, जब तक मैं यहाँ लिख रहा हूँ बर्डिंग, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन सर बताएंगे? बोलो यार, इतनी देर में तो बोल दिए हो। सर किसी एग्जांपल को लेके बताएं सर? नहीं डेफिनेशन बताइए सर, एग्जांपल तो हम भी जानते हैं। सर ऐसा बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड द सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बोलिए। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड द सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दूसरी वाली डेफिनेशन एक बार और दोबारा बोलिए। लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब अपनी बात पर रुके रहिए, अड़े रहिएगा, ठीक? जो आपने शब्द बलप्रीत मैडम, जो आपने शब्द बोला, अड़े रहिएगा अपनी बात पर, ठीक? जी यही शब्दों का खेल है, यही शब्दों का खेल है। लेट फुल होगा सर। रुक जाइए सर, एक मिनट सर, माइक शोर किसी का कर रहा है, थोड़ा डाउन करिए बॉय। हाँ बस ठीक। अब सर
ये मैं आपको इसलिए पूछ रहा था, यहाँ खेल जो ये वाला था टोका था मैंने। अब एक बार मैं और वर्मा जी से और राजेश सर से और आज बात कर लूं, फिर प्रभाकर सर आपसे। प्रभाकर सर पहले आप बोलिए, आप बोलिए। प्रभाकर सर बोलिए, चलेगा क्या? सर बोलना है सर। अरे एक मिनट प्रभाकर सर से कह रहा। जी सर नेट फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा सर, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक नेट फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बोला सर ने, सुन लिया मैंने। अब सर वर्मा जी फिर राजेश सर दोनों लोग बोलिए। देखिए वर्डिंग का बस खेल देखना चाहता हूँ। वर्मा जी बोले। सर इसमें सॉल्यूशन का फ्लो होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल। सर आप अपनी बात पे रुके रहिएगा, वर्मा जी अपनी बात पे रुके रहिएगा। कहता है आपने बोला है हमारी भी यही फ्लो जो होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बिल्कुल ठीक है। राजेश सर अब आप बोल दीजिए। बाकी लोग क्या से बताऊं सर? सब लोगों से एक जनरल टॉपिक चल रहा है कि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बोल दीजिए। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है सर, जिधर सॉल्यूट ज्यादा रहता है ना। बस रुके जिधर सॉल्यूट ज्यादा रहता है सर, बस हो गया सर। सर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर। अरे सर सॉल्वेंट इज अ लोअर कंसंट्रेटेड, सॉल्यूशन इज अ हायर, सो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन जाएगा। बस अब रुक जाइए, अब हमें सुनिए। अब कोई नहीं, अरे वो तो खैर हम जनरल बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई गलत नहीं कोई सही नहीं, लेकिन हम वर्डिंग की बात, आप लोग आपस में परेशान ना हो। मैं इतना कहना चाहूंगा आपसे कि यही वर्डिंग का खेल है। किताबें 99% 99.9% भारत की किताबों में, मैं वो दावे के साथ बोलता हूं कि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन गलत ही रहती है। ये मेरा दावा है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं या आप कमजोर हैं। हमेशा जब कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हम बच्चों को हमेशा यही बताते हैं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है, और वहां जाके पलट जाते हैं अपनी बात पर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में। वहां सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बोलना भूल जाते हैं, वहां सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बोलना भूल जाते हैं। और डेफिनेशन यहाँ कोई अपने ऊपर ना लीजिए कि मैं गलत हुई सही, आप मेरी एग्जैक्ट बात को सुनो। जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है, द मूवमेंट ऑफ dilute solution towards concentrated solution through semi permeable membrane is known as osmosis. This is the exact definition. So dilute, yes dilute solution ही मूव करता है सर। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर कंसंट्रेटेड मूव करा दोगे सर, तो फिर किशमिश अगर पानी में डालोगे तो किशमिश और सुकड़ जानी चाहिए थी, किशमिश फूलनी नहीं चाहिए थी सर। सॉल्यूशन नहीं मूव करेगा सर, सॉल्वेंट मूव करेगा ना सर। सॉल्वेंट मूव करेगा सर, सॉल्यूशन कैसे मूव करेगा? नहीं बिल्कुल सर, अगर सॉल्यूशन एक तरफ से सॉल्वेंट ही होता। मैं रुक जाइए सर, मैं पूरी बात कर लूं। अब मुझे इस बात को प्रूव कराइए कि एक मेरे पास में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है सर, मूवमेंट किधर होगा? मूवमेंट किधर होगा सर? हाई प्रेशर से लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जाता है। नहीं, अब आप सर वहीं रहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को ना लाइए कतई बीच में। नहीं सर, जैसे आपने बोले कि सॉल्यूशन मूव करता है, तो सॉल्यूशन नहीं मूव करेगा ना सर? नहीं, मैंने आपसे नहीं, सॉल्वेंट पार्टिकल तो मूव करेंगे, वो तो बात की बात होगी। लेकिन आप ये बताइए, यहाँ मैंने जो सेंटेंस बोला है वो समझिए सर। मूवमेंट जो पार्टिकल का है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से किधर चलता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन से चलता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन जिधर सॉल्यूट एज अ वाटर होगा, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों होता है, तो वो कंसंट्रेटेड हो गया। ठीक है सर। हाँ, रुक जाइए, आप पूरी कंफ्यूजन मिटा लीजिए। मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्यूशन टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यही डेफिनेशन है। इसको आप कतई नहीं गलत ठहरा सकते हैं। 100% नहीं, 500% सही जाएगी। आपने सॉल्यूशन बोला था, सॉल्यूशन सर, सॉल्यूशन ही मूव, सॉल्यूशन में सर पार्टिकल में कौन चीज मूव करेगी सर? कौन चीज मूव करेगी सॉल्यूशन में? कौन सॉल्वेंट मूव करेगा। हाँ, तो आपने तो बोला सर मूवमेंट ऑफ द
सॉल्वेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आप सबने यही बोला है, आप सबने सर यही बोला है। नो सर, जितने भी लोग हैं सबने यही सर बोला है। हम बात ये कर रहे हैं जिधर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सॉल्वेंट की बता रहा हूँ, सॉल्वेंट ज्यादा होगा उधर से नहीं, कम की तरफ जाएगा। ये तो सर नहीं, तो फिर कंसंट्रेशन का वर्ड सर गाढ़ापन कैसे समझाएंगे आप? ये तो सर बताओ आप मुझे। सर इसका सर साइंटिफिक जो रीजन है, दोनों चीजों से कंसंट्रेशन बता सकते हैं ना, यहाँ पे बताते हैं नहीं, ये तो हमारे थिंकिंग वाली बात होगी सर, ये हमारी थिंकिंग वाली बात होगी जी सर। सर मैं बताऊं, मैंने जो पढ़ा है सर, उसकी 3 डेफिनेशन पढ़ी हैं जी। तीनों। पहली डेफिनेशन ये पढ़ी है सर, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बिल्कुल। सेकंड डेफिनेशन इसकी ये है, द ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल मूव फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये अब जो इट्स लगाया ना वर्ड, यस सर, अब मैं बता रहा हूँ, दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड आपको यूज। यस सर भाई, अगर इट्स लगाओगे ना तब ये कंसंट्रेशन वर्ड आएगा सर। अगर आप इट्स नहीं लगा रहे तो गलत है डेफिनेशन सर। यस सर। और तीसरी डेफिनेशन ये पढ़ी है जो आप बता रहे हैं सर, कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये तीनों डेफिनेशन सही है। ये मुद्दा नहीं चल रहा है कौन गलत है कौन सही, मुद्दा ये चल रहा है कि वर्डिंग का खेल क्या है। ये सर, इसको आप ये समझ रहे हैं कि नहीं हम गलत है या आप सही है, ये मुद्दा नहीं चल रहा है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे हम लोग बोल देते हैं कि कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो ये वर्डिंग का जब आप इट्स लगाएंगे ना तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा हैं, वो मूव कर रहे हैं। तो ये इन वर्डिंग्स की, तो जो अभी मैडम कह रही ना वर्डिंग का क्या मतलब है, वो वर्डिंग की मतलब की बात चल रही थी, कौन से वर्ड कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये चीज चल रही है। सर हमने वर्डिंग नहीं बोली, वर्डिंग ये भी तो बोली। हाँ सर, बोलो ये भी तो कह सकते हैं सर, हमने बायस्ड बोला, बायस्ड बोला गोपाल सर। डाइल्यूट जो सॉल्वेंट होता है सर, हाँ डाइल्यूट जो होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, इसलिए मूवमेंट करता है वो सर कंसंट्रेट की तरफ। ये भी तो कह सकते हैं ना। वो तो सर आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ अक्सर जैसे हम लोगों से फॉल्ट कहाँ हो रहा है वो मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ आप उसको जैसे हम लोग सोच लेते हैं, हमने बोला ये सॉल्वेंट मेरे पास में, जैसे ये मेरी थिंकिंग है, मैंने बोला सॉल्वेंट है, बोले इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये मैंने सोच लिया क्योंकि मुझे वो ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये मैंने सोच लिया। लेकिन वो टेक्निकली या फिर साइंटिफिकली वो वर्ड हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइंटिफिकली वो वर्ड गलत हो जाएगा। जैसे अगर आप बच्चे को लैब में बता रहे हैं सर ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ये डाइल्यूट H2SO4 है, अब आप डेफिनेशन पलट जाएंगे खट से, बोले बेटा कंसंट्रेटेड वो होता है जिसमें वाटर कम होता है, डाइल्यूट वो होता है जिसमें वाटर ज्यादा होता है। ठीक, तो जब बताएंगे तो कंसंट्रेशन का मीनिंग तो हमेशा एक ही रहना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। फिर अब आप दूसरी डेफिनेशन जो सर बोल रहे थे वहां जाकर के अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर वाला वर्ड जब लगाएंगे सर चीजों का ना सर, चीजों को ना कंडीशंस के अकॉर्डिंग बदल, जैसे कि ना अपने लोग पढ़ते हो कि अपने लोग यही पढ़ते हो ना Na2 इज बेस, सोडियम ऑक्साइड बेस है ना, वैसे सोडियम ऑक्साइड बेस है। अब लेकिन वैसे एसिड जैसा भी बिहेव करता है सोडियम ऑक्साइड। नहीं, वो तो सर कंपैरेटिविटी हो गई, कंपैरेटिविटी तो वही तो आप डेफिनेशन पे हम हमेशा ही टिके रहेंगे, ऐसा नहीं होता हर चीज में। नहीं, वो हम बात आपकी मान रहे हैं, लेकिन सर यहाँ पर जैसे कंसंट्रेशन का मीनिंग हम फीलिंग की बात कर रहे हैं कि हम महसूस कर लेते हैं ऐसा होता है, लेकिन एग्जैक्ट वैसा नहीं होता, ये हम बात कर रहे हैं। खैर बाकी अपने अपने विचार हैं, जैसे अगर मान लो आपको वैसे ही रखना है तो मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन क्या होता है अक्सर जो वर्डिंग की बात चल रही थी मैं उसको छेड़ रहा था और कोई बात नहीं, ये है। चलिए खैर इसमें आ जाइए सर, हार्ड एसिड की बात चल रही थी, तो हार्ड एसिड में कौन कौन से आ रहे थे उनको लिख लेते हैं एक एक करके। नंबर 1 H पॉजिटिव लिख लेता हूँ, H पॉजिटिव एक बार बोल देंगे, Li पॉजिटिव लिख लेता हूँ, Na पॉजिटिव लिख लेता हूँ, Na पॉजिटिव लिख लेता हूँ, K पॉजिटिव लिख लेता हूँ, K पॉजिटिव लिख लेता हूँ, बेरिलियम पॉजिटिव लिख लेता हूँ, कितने लगाऊं 2। उसके बाद कैल्शियम पर भी 2 ही लगाऊंगा, कैल्शियम पर भी 2 ही लगाऊंगा। फिर इसकी स्कूल ही ले लेता हूँ, Rb और सीजियम CS।
ये ऐसे ले लिया मैंने। इसको क्यों छोड़ दिए? हाँ रुक जाइए, अब लाइन से ले लेता हूँ ना। स्ट्रॉन्सियम भी सीजियम हार्ड होगा सर, हाँ सीजियम हार्ड होगा सर। सर सीजियम पे तो यूनी पॉजिटिव होना चाहिए। सीजियम पे हाँ यूनी पॉजिटिव जाएगा। ठीक ठीक है, एक मिनट। सोडियम तो मेरे हिसाब से हार्ड में आरबी हार्ड में लिखा है आरबी भी सर, आरबी भी सीजियम हार्ड है सर। सर बात समझ में, सोडियम हार्ड है सर मेरे हिसाब से, आपको क्या लग रहा है? सीजियम सर, सीजियम हार्ड है। हाँ सीजियम हार्ड में आ रहा है सर, आरबी पे भी एक ही सर रुबिडियम पे भी एक हाँ एक ही पॉजिटिव। पॉजिटिव। जी जी जी, बाकी ये दोनों अलग चले गए ना। ठीक ठीक। अब इन्हीं में स्ट्रॉन्सियम भी लिख देता हूँ, है ना, इसी सीरीज में स्ट्रॉन्सियम भी ले आऊँ, पॉसिबिलिटी लग रही है आपको, बोल देना अगर गलत लगे तो। ये हो गया स्ट्रॉन्सियम डाई पॉजिटिव वाली, तो ये यहाँ पर बेरिलियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रॉन्सियम हो गया, और मैग्नीज वाले ले आऊँ, एल्युमिनियम वाले ले आता हूँ। मैग्नीशियम हाँ मैग्नीशियम भी पक्का। जी सर। मैग्नीज तो मुझे ध्यान है, रुक जाए, मैग्नीज मुझे ध्यान है, जो मुझे आइडिया है वो मैं पहले लिख लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। इसका मैग्नीशियम बोल रहा हूँ सर। नहीं मैग्नीशियम मैग्नीज नहीं। हाँ ठीक, नहीं मैग्नीज भी होता है, मैं ये बोल रहा हूँ। उसके बाद गैलियम भी रहता है, गैलियम भी, इंडियम भी रहता है, इंडियम भी रहता है। अब इसके बाद आप बोलिए आयरन के भी, शायद आयरन का +3 वाला इसमें रहता है, आयरन Fe3+ Cr3+ भी रहता है सर। हाँ अब आप बोलो कौन सा? CO3+। कोबाल्ट 3+, ठीक है। और टाइटेनियम का 4+ भी रहता है। Cr। हाँ Cr, क्रोमियम का 3+ हो गया, और बोलिए। टाइटेनियम 4+। माइक किसी का डिस्टर्ब, टाइटेनियम का माइक किसका डिस्टर्ब कर रहा है जी? टाइटेनियम 4+, और जिंक भी ले आऊं? जिंक पता नहीं सर, जिंक +4 वाला आता है, डाई प्लस नहीं आता, ध्यान रखिएगा। जिंक +4 वाला भी होता है, जिंक +2 वाला इसमें जाएगा बॉर्डर लाइन में। इसके बाद थोरियम ले आइए, यूरेनियम, सीरियम यूरेनियम थोरियम, इतने सीरियम यूरेनियम थोरियम, 3 तो ये ले आइए। 3 इनमें क्या होगा, इसमें चार्ज सीरियम पे क्या आ जाता है सर? सीरियम पे वही +4 लगा दूं, सीरियम पे +4 में रहता है, 3 जाएगा, +4 रहता है सर। हाँ सीरियम पर नहीं सर, 3+ आएगा मेरे हिसाब से, आप एक बार चेक करिएगा। और थोरियम पे चले आइए, उसके बाद यूरेनियम पे चले आइए, इन पे रहेगा 4 वाला कंडीशन रहेगी सर, इन दोनों पे। एक बार इसे चेक कर लेना आप, कोई नहीं, अगर आपको याद आ रहा है। क्रोमियम सर हो गया, क्रोमियम हो गया। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तब होता है सर, 4+ होता है इसके साइज। तो 4+ होगा सीरियम पर 4+ जी सर। जी सर। चलिए ठीक, सीरियम पर +4 लगा दिया मैंने। और बोलिए एक आध और बढ़ाइए जल्दी से। आयोडाइड वाले बताइए। I7 होता है, ये कंडीशन भी होता है, I5 भी होता है, ठीक है, I5 भी होता है। Cl7 कर दूं, Cl7+ कर दूं, Cl3+। और बाकी आप लिख लेना CO2 और RCO पॉजिटिव, ये मेरी आइडिया में है। 1-2 अपने इसमें बढ़ेंगे भी, घटेंगे नहीं। जिंक हो गया, बाकी हो गया। राजेश सर एक आध आप बढ़ा दो यार, लेकिन इन लोगों ने इतने बढ़ा दिए हैं। प्रभाकर सर आप बढ़ाओ एक आध बढ़ाओ, इसमें घटाओ, बढ़ाओ। हाँ इंडियम इसमें चलो, इंडियम लिखा नहीं था, इंडियम सर लिखा है गैलियम इंडियम लिखा है। लैंथनम और ले आइए सर, लैंथनम सर 4+। लैंथनम और ल्यूटेशियम मिलेगा, ये मैंने 2 और बढ़ाए। एसन GD3+ होगा सर। हाँ गैडोलिनियम भी आ जाएगा, ठीक कह रहे हैं आप। गैडोलिनियम GD4+। जी सर, 3+ सर। चलो 3 सर, 3 सर। 3+ सर। आएगा, बढ़ाइएगा सर इसमें, और अब जगह मेरे पास नहीं, देख लीजिए। अब आ जाइए सर सॉफ्ट वाले में आइए। सॉफ्ट वाले सर बोलिए, राजेश सर बोलिए, आपको याद है। PD2 पॉजिटिव सर, पैलेडियम 2 पर। CU से बोलिए, CU सिल्वर गोल्ड। हाँ ये लाइन से पहले, हाँ ये पहले क्वाइंज वाले बोल दो, क्वाइंज वाले बोल दो, याद रहेगा।
उसके बाद ये हो गया, मरकरी भी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पैलेडियम भी ले लेते हैं, उसके बाद कैडमियम भी ले लेते हैं, पैलेडियम के बाद कैडमियम, चलिए कैडमियम CD डाई पॉजिटिव ले लिया, और प्लेटिनम भी ले लेते हैं, ये तीनों एक ही लाइन में है तो प्लेटिनम भी ले लेते हैं। और बताइए, प्लेटिनम हो गया। मरकरी के साथ दोनों रहते हैं, मरकरी के दोनों, हाँ दोनों रहते हैं, सही कह रहे हो आप, मरकरी के दोनों ही रहते हैं, ठीक है। और बताइए, गैलियम का GaCl2 ले लेती है, GaCl3 सॉरी, 3 सर, हाँ ठीक है। और इंडियम का Cl3 BH3 हाँ रुक जाइए, InCl3 ले लीजिए, और फिर BH3, हाँ वेरी गुड सर, ये भी ठीक है, चला। अब क्या लिखे, कार्बिन्स भी आ जाते हैं, Br2 भी ले सकते हैं जी सर, कार्बिन आ जाते हैं, और भी आ जाएंगे। पाई एक्सेप्टर, ठीक है, पाई एक्सेप्टर हो गया, पाई एक्सेप्टर भी हो गया जी, पाई एक्सेप्टर हो गया। और बताइए सर, IBr, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, OCl, Br, IN, ये वाले चले गए। उसके बाद जीरो वैलेंसी वाले मेटल जो होते हैं, जीरो वैलेंट जो होते हैं, I नेगेटिव, I पॉजिटिव सर, कौन सा I पॉजिटिव सर, I नेगेटिव लिया, अच्छा I सॉरी, ये पॉजिटिव, हाँ ठीक, ये पॉजिटिव हो गया। और कहीं कुछ देखिए, Br पॉजिटिव, जी सर, ठीक। और देखिए कहीं कुछ रह गया, सही है ना। बॉर्डर लाइन पे आइए, बॉर्डर लाइन में चलते हैं तो एक Fe डाई पॉजिटिव ले लेते हैं सर, उसके बाद CO डाई पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना, देखते भी रहिएगा, Na2 पॉजिटिव, हाँ सर, कॉपर का डाई पॉजिटिव ले लेते हैं, जिंक का डाई पॉजिटिव ले लेते हैं, हाँ Pb का डाई पॉजिटिव ले लेते हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो मैं लिख रहा हूँ, बाकी आप बताइएगा। Sb का ट्राई पॉजिटिव ले लेता हूँ, Sb का ट्राई पॉजिटिव, और बिस्मथ भी आएगा ट्राई पॉजिटिव का, जी सर, जी सर आएगा। और रोहडियम, रुक जाइए, रोहडियम मुझे आप बोलिए, रोहडियम ट्राई पॉजिटिव, SO2 है, हाँ SO2 भी है, NO भी है, SO2 भी है, NO भी है। और एक गैलियम का, जहाँ पर आपने BH3 लिया है या GH3 ले लिया, GH3, इतने तो अब मेरी जानकारी में, बाकी आप इसमें घटा बढ़ा सकते हैं, आप जो भी चाहें। अब इसमें सर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, चलिए तो स्क्रीन आपको मैं भेज दूंगा। जैसे अगर सॉफ्ट एसिड लिया जाए, ये मैंने सॉफ्ट एसिड लिया Ag पॉजिटिव, सॉफ्ट एसिड लिया Ag पॉजिटिव, इसको मैं सॉफ्ट बेस के साथ में ट्रीटमेंट करा दूं तो यहाँ पर बन जाएगा AgI2, और एक नेगेटिव आना जरूरी पड़ जाएगा, क्योंकि समस्या इसके ऊपर 2 नेगेटिव, तो ये, हाँ ये, अब अगर इसी तरीके से मैं ये ले लूँ कि Ag पॉजिटिव ले लूँ, और सर माइक सर प्रभाकर सर आपका है क्या, डिस्टर्ब कर रहा है, F हो गया, F नेगेटिव ले लेता हूँ, है ना, 2F नेगेटिव ले लेता हूँ, तो इस तरह से ये लिया है वैसे ही, तो यहाँ AgF मैंने बनाया, और यहाँ पर 2 लगा दूं, और ऊपर एक नेगेटिव, यहाँ लिख देता हूँ स्टेबल, यहाँ लिख देता हूँ स्टेबल, और यहाँ लिख देता हूँ अनस्टेबल। रीजन कुछ समझ में आया, कि यहाँ पर मैंने लिया है सॉफ्ट, हार्ड का हार्ड के साथ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जी सॉफ्ट एसिड लिखा, और यहाँ पर मैंने सॉफ्ट बेस लिख दिया, यहाँ पर मैंने सॉफ्ट एसिड लिखा, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, हार्ड बेस लिख दिया, हार्ड बेस। तो यहाँ पर कहने का मीनिंग ये है कि जब ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं, हार्ड एसिड हमेशा तभी कॉम्प्लेक्स बनाता है जब वो हार्ड बेस से मिलेगा, प्रेफर उसी को करता है, जबकि सॉफ्ट एसिड हमेशा सॉफ्ट बेस को प्रेफर करता है, यानी, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, हार्ड एसिड प्रेफर हार्ड बेस को प्रेफर करता है, और यहाँ पर सॉफ्ट एसिड मतलब ऐसे रिएक्शन आ जाए कि कौन सी रिएक्शन ज़्यादा स्टेबल होगी, उसके लिए मैंने ये लिखा है, सॉफ्ट एसिड प्रीफर सॉफ्ट बेस, ठीक है। ये पॉइंट ऊपर से मैंने मैच कर दिया। अब जैसे कि सर बॉर्डर लाइन के लिए कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होता है? बॉर्डर लाइन का तो मैंने ऐसा कोई देखा नहीं भाई, मैं कभी, मेरी आइडिया में नहीं थी, मैं आपको बताऊं।
बॉर्डर लाइन मैंने ऐसी कंडीशन देखी नहीं, मैंने तो वो दोनों से शार्प लाइन नहीं है सर। हाँ, मतलब उसमें कंडीशन है कि वो दोनों की तरह रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है, एम्फोटेरिक जैसा बिहेवियर आ जाता है उसके अंदर। तो यह एक पॉइंट और भी है कि जैसे COF6 ले लिया मैंने, सुनना ध्यान से, COF6 पे मैंने 3 पॉजिटिव लगा दिए, ठीक है। तो ये जो बना है ये कहाँ से आया होगा, ये कहाँ से आया होगा, इस पे विचार करें थोड़ा सा, कहाँ से आया होगा ये पीछे से देख करके बता दीजिए आइडिया। मैं दिखा दे रहा हूँ स्लाइड आपको, अगर आपको याद है तो ठीक है, मैं स्लाइड देख लीजिए। COF6 हार्ड एसिड और हार्ड बेस से आया सर। ये हार्ड एसिड और हार्ड बेस से आया, ठीक है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये आया हुआ है हार्ड एसिड और हार्ड बेस से आया हुआ है, हार्ड बेस से आया हुआ है, ठीक है ना सर। तो इसका मतलब हुआ ये ज्यादा स्टेबल माना जाएगा या फिर ये ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। ये दोनों कंपाउंड पेपर में आ गए, ये दोनों कंपाउंड पेपर में आ गए। ऊपर क्या लगा दूं, इस पे क्या लगेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव लगेगा, 3 नेगेटिव। हाँ, अब ये बताइए ये दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल माना जाए, ऊपर वाला सर। इसमें क्या है, हार्ड एसिड हो गया, हार्ड एसिड हो गया तो सॉफ्ट बेस हो गया। तो वही जो ऊपर कंसेप्ट लिखा है उसका एक एग्जांपल आपका एक ये और भी बढ़ जाता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन परेशान कर सकते हैं। जबकि जैसे MgCO3 है, CaCO3 है, Al2O3 है, ये होते हैं, क्यों, इसका रीजन भी आपको पता लग जाए। सर अगर बॉर्डर लाइन वाले आए तो स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी? जो बॉर्डर लाइन वाले कंपाउंड लिए वो उनकी स्टेबिलिटी डाउन तब रहती है जब वो जैसे Fe डाई पॉजिटिव वाला कंपाउंड आया, तो उनकी स्टेबिलिटी हमेशा कम रहती है, ज्यादा नहीं होती, कम स्टेबिलिटी में आएंगे, कम स्टेबिलिटी में दोनों की तरह बिहेव करेंगे। हाँ, दोनों की तरह बिहेव करेंगे, इसीलिए मैं उसको बोल रहा हूँ कि उसमें परफेक्ट कोई रिएक्शन मुझे नजर नहीं आई। अब अगर मैं Cu पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Hg डाई पॉजिटिव को देखूं तो ये सल्फाइड फॉर्म में ही क्यों अधिकतर एग्जिस्ट करते हैं, अधिकतर सल्फाइड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करने की कोशिश क्यों करते हैं। ये सर ये वाले सल्फाइड सॉफ्ट। अब एक मैडम की बात ले लेते हैं, ये एग्जिस्ट एज, क्या लिखूं, एग्जिस्ट एज, माइक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, माइक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर जाता है। एग्जिस्ट एज सल्फाइड मैंने लिखा सर, सल्फाइड। अब मैडम आप जो पूछ रही थी उसमें भी एक लगाता हूँ दिमाग, जैसे कि निकल डाई पॉजिटिव हो गया, निकल डाई पॉजिटिव हो गया, कॉपर डाई पॉजिटिव हो गया और पीबी डाई पॉजिटिव हो गया। ये वाले जो हैं बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन जो नेचर होते हैं सल्फाइड के साथ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये कार्बोनेट के साथ भी कर सकते हैं। एग्जिस्ट एज बोथ सल्फाइड एंड कार्बोनेट, ये मुझे पता है, ये मुझे जानकारी है, बस ये मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान आपने रखना पड़ेगी। अब अगर मान लीजिए नॉन एक्वस सॉल्वेंट आपने ले लिया, जैसे नॉन एक्वस सॉल्वेंट सपोज कर लीजिए, नॉन एक्वस सॉल्वेंट आपने यूज किया और नॉन एक्वस सॉल्वेंट में अमोनिया मान लीजिए आपने यूज कर लिया, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में अमोनिया यूज कर लिया, या फिर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड यूज कर ली, या फिर नॉन एक्वस सॉल्वेंट पे लिक्विड SO2 आपने यूज कर ली, है ना। ऐसे और भी ले सकते हो आप, HF भी ले सकते हो, N2O4 भी ले सकते हो, है ना। लिक्विड HF लिख लो आप, लिक्विड HF लिख लो, लिक्विड ऑफ N2O4 लिख लो, ये जो मुझे याद है। ये अधिकतर ऑटो आयनाइजेशन शो कर देते हैं पानी की तरह, ये अधिकतर ऑटो आयनाइजेशन शो कर देते हैं, शो ऑटो आयोनाइजेशन, ठीक है ना। लाइक वाटर कर सकता हूँ, लाइक वाटर। तो इसके पीछे भी वही कंडीशन चलती है कि इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कभी पूछ लिया जाए कि वाटर की तरह बिहेव करने वाले कौन से हो सकते हैं, तो ऑटो आयनाइजेशन में या फिर अमोनिया है, SO2 है, HF है, ये मुझे 4 याद थे तो मैंने आपको बता दिए। ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे ये भी पूछा जा सकता है। तो इनकी जब हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, पॉजिटिव स्पीसीज जो है
वो एसिड बनती चली जाएगी, जबकि हम कंसंट्रेशन जब नेगेटिव की बढ़ाते चले जाते हैं तो वो स्पेसीज क्या बढ़ती चली जाती है, वो बेस की तरह बिहेव करती चली जाती है। तो जितने भी अमोनियम सॉल्ट होते हैं, अमोनियम सॉल्ट लिक्विड अमोनिया में, अमोनियम सॉल्ट लिक्विड अमोनिया में एसिड की तरह बिहेव करते हैं और एमाइड में सभी घुल जाते हैं तो बेस की तरह बिहेव करते हैं। अगर अमोनियम सॉल्ट में अमोनिया, लिक्विड अमोनिया डाला गया है ना, ऐसे बोले कि NH4Cl इन लिक्विड अमोनिया, तो फिर यहां पर किसकी तरह बिहेव होगा, बोलिए। अमोनियम सॉल्ट जितने भी लिक्विड अमोनिया में जब घोले गए तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड सर, एसिड की तरह। और अगर उन्हें एमाइड में घोला गया तो फिर किसकी तरह बिहेव करेंगे, बेस की तरह बिहेव करेंगे। तो अगर मैं एक बात आपसे ये कहने की कोशिश करूं, छोटा सा एक एग्जांपल हो सकता है, मुझे जो आइडिया लग रहा है, NH4Cl ले लूं, NH4 पॉजिटिव में तोड़ दूं, Cl नेगेटिव में तोड़ दूं और K पॉजिटिव में तोड़ दूं, NH2 नेगेटिव में तोड़ देता हूं, इतना मुझे समझ में आता है। अगर मैंने यहाँ पर लिक्विड अमोनिया यूज कर ली सर, तो मैं जानता हूं कि ये KCl बनाएगा और ये NH4 के और ये NH2 हो गया तो मतलब 2NH3 बना देगा, ये कंडीशन पॉसिबल है। तो यहाँ मैं इसे एसिड बोल सकता हूँ, इसे बेस बोल सकता हूँ, इसके बाद इसे सॉल्ट बोल सकता हूँ और ये हमारा सॉल्वेंट की तरह बिहेव करने लगेगा। ये मुझे इस एग्जाम्पल से समझ में आता है कि मैं आपको ये चीज़ बता दूँ। अगर यही केस में एसिटिक एसिड का ले लूँ, एसिटिक एसिड जब अमोनिया के अंदर घोली जाए तो फिर आप बताओगे कि सर ये CH3COO नेगेटिव बनाता होगा और NH4 पॉजिटिव बनाता होगा। तो यहाँ पर अब आपको दिखाई दे रहा है कि एसिटिक एसिड वीक एसिड है और जब इसको हमने किसमें डाला, अमोनिया में घोलने की शुरू की, तो इसके मतलब ये वीक एसिड है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये मैं क्या समझ लूँ, स्ट्रॉन्ग बेस समझ लूँ, इसे क्या करूँ, बेस क्या समझूं सर, बेस बोला आपने, नहीं ठीक है। अब यहाँ कंपेयर करिए, अमोनिया के केस में वीक एसिड नहीं बोला जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाएगा सर, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाएगा, क्योंकि इसके रीजन ये है कि वैसे तो ये वीक एसिड है लेकिन जब ये अमोनिया में घोल दिया जाएगा तो इसका बिहेवियर स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा हो जाता है, क्योंकि ये अमोनियम आयन सॉल्यूशन में प्रोड्यूस कर रहा है और अमोनियम आयन जब बन जा रहा है तो इसका मतलब है ये इजीली H पॉजिटिव आयन देता है, और जो H पॉजिटिव आयन इजीली दे देगा और ये इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसका मतलब फिर यहाँ करेक्टर इसका थोड़ा बदलेगा। अमोनिया के केस में, पानी के केस में तो ये वीक रहेगा, अगर हम इसे वाटर में घोलने की कोशिश करें तो ये हमेशा वीक की तरह काम करेगा, लेकिन जब हम लोग इसे अमोनिया में घोलेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा। तो वीक वर्ड यहाँ पर बेटर नहीं होगा, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड बेटर वर्ड यूज किया जाएगा। ऐसे ही सर यूरिया की बात कर लूँ एक बार, NH2CONH2 ले लेता हूँ, NH2CONH2 और इसको मैं अमोनिया में घोल देता हूँ। जी सर आप बताइए क्या करूँ मैं यहाँ पर, बोले सर। हेलो, हाँ बेटा अभी बात कर रहा है, एक मिनट रुक जाओ। NH2CONH3 बनेगा सर, प्लस NH2 नेगेटिव। यहाँ बोला मैंने NH2CO, क्या बोला सर आपने, NH3, ये बनना चाहिए सर मेरे हिसाब से जी। अब यहाँ पर आपने सर ये एमाइड ले लिया, ये एमाइड, भाई यूरिया क्या है, यूरिया एक एमाइड तो ही है। तो इस यूरिया की अगर बात करें तो चाहे एमाइड हो चाहे यूरिया हो, ये वीक बेस की तरह बिहेव करेंगे जब ये अमोनिया में घोले जाएंगे। तो यहाँ पर हम इन्हें वीक बेस की तरह बिहेव करवा दे रहे हैं, जब ये अमोनिया में घोले जा रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि वैसे तो आपने देखा होगा कि अगर हमने पानी, मैं थोड़ा सा गलत यहाँ पर बोल दिया, सेंटेंस उल्टा बोल दिया, अगर जब ये H+ निकाल रहा है तो वीक बेस कैसे हाँ मैं उल्टा बोल दिया।
जब अमोनिया में इसे घोला गया तो ये एसिड की तरह बिहेव किया, लेकिन इसे पानी में अगर घोला जाता, वाटर में घोला जाता, H2O में घोला जाता, तो उस समय ये वीक बेस की तरह बिहेव करता। ये डिफरेंस चल रहा है दोनों में, ये चीज ध्यान आपको रखनी पड़ेगी, जो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है सर, माइक किसी का थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। वीक एसिड होगा ना सर ये? हाँ, तो मैंने लिखा ये वीक एसिड होगा ना सर? हाँ, एसिड है, वीक होगा, वीक एसिड होगा, ठीक है, एसिड है तो वीक लिक्विड। अब इसके आगे क्या करना, लेकिन पानी में वीक बेस रहेगा सर, पानी के अंदर वीक बेस रहेगा। हाँ सर, पानी के अंदर रहेगा। जी सर, पानी के अंदर वीक बेस रहेगा। इसके बाद एक चीज और है, ये आप बताओ, अब 2 एग्जाम्पल, SOCl2 आप बताओ और एक एग्जाम्पल NOCl आप बताओ। NOCl अब किसमें घोलना है, अच्छा ये भी आपको बताना पड़ेगा मुझे। ऐसा करते हैं कि एक बेस में डालता हूं मैं, एक बेस को ले लेता हूं CS2SO3 ले लेता हूं, मान लो, चल तो बताना, यहाँ पर AgNO3 ले लेता हूँ, ठीक है सर। यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर लिक्विड SO2 डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं लिक्विड N2O4 डाल देता हूँ। अब बताइए सर, टेबल दिखाऊं क्या आपको, टेबल दिखाऊं या ऐसे बता? SOCl2 सर वो होगा एसिड हो गया, चलिए ठीक। ये सर बेस हो जाएगा, ये बेस हो गया। अब आगे क्या बनेगा यहाँ? आगे सर सीजियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल और H2SO2। ठीक है सर, सही गए आप बिल्कुल। अब यहाँ क्या लिखूं, सॉल्ट, या ये सॉल्ट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। वेरी गुड सर, ये सॉल्वेंट हो। बलप्रीत जी अब आप बताइए, इसमें बताइए आप। नहीं बोल, हो जाएगा सर? जी सर, NOCl एसिड और AgNO3 बेस और AgCl सॉल्ट और ये एज सॉल्वेंट। इस टॉपिक पे सर लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा सर, मुझे भरोसा है इस बात। यस सर, गलत भी होगा सर। 3-4 क्वेश्चन आए थे सर इससे। अब यहाँ पर सर मैंने 22-23 लिख दिया है, भरोसा नहीं है ना? वो इसलिए भरोसा नहीं कि कोई भी हाई कोर्ट जा सकता है ना, समस्या तो ये चल रही है, अभी हाई कोर्ट जाने की तैयारी चल रही है ना, समस्या ये चल रही है। लेकिन भर्ती भी आ सकती है, भर्ती भी 2 बार आ सकती है सर, अगर LT का नहीं आया तो फिर से आएगी। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये चल रही, तदर्थ वाला बहुत ज्यादा पेच फंस गया, वो पेच निकल ही नहीं रहा, तदर्थ वाला। तदर्थ समझते हैं सर, तदर्थ समझते हैं नहीं सर? क्या होता है तदर्थ, क्या समझते हैं? वही सर, मैनेजमेंट के माध्यम से जो रखे गए हैं पहले, और अच्छा, उनका आयोग से सिलेक्शन हुआ नहीं है। दीक्षा माइक ऑफ करो। जिनका आयोग से सिलेक्शन नहीं हुआ है वो केवल मैनेजमेंट के माध्यम से रख दिए हैं पैसे देके, वो तथा शिक्षक हैं बहुत सारे। तो उसमें बेचारे वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिए, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट उन्हें निकालने को तैयार नहीं है। हाँ, मानदेय देना चाह रही है सर। हाँ, वही वैकेंसीज जो है वो खाली होती तो वेटिंग वाली जो चल रही थी ना, 2021 की वेटिंग जो चल रही थी वो क्लियर होती, इसीलिए वेटिंग बनाई गई। अभी तक चयन बोर्ड ने कभी वेटिंग नहीं बनाई, चयन बोर्ड ने कभी भी वेटिंग नहीं निकाली थी। आपने अगर पुराने रिजल्ट देखे हो तो कभी वेटिंग नहीं आई चयन बोर्ड की। इस बार सर उन्होंने वेटिंग दी, और वेटिंग इसीलिए दी थी कि ये लोग जो हटेंगे तो नए लोग भर्ती हो जाएंगे, लेकिन बेचारे हटे ही नहीं, लगे हैं पूरी ताकत से। अभी भी सरेंडर अभी उन्होंने किया नहीं है ना सर? चलिए खैर ठीक है सर। अब ये जरा सा इंडिकेटर और बचा था, मैं सोच रहा था वो भी करता, लेकिन इंडिकेटर नहीं करूंगा कल। इंडिकेटर प्लस गुड नाइट सर। हाँ, उसके बाद फेज रूल। गुड नाइट सर। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। सर गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट।